कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास के प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहेगा। इसके पहले भी हम 5 प्रैक्टिस सेट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं। संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ रहता है जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण लाटेस्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस ईयर बेस्ड इंपॉर्टेंट या प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रैक्टिस पेपर रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम टॉप 30 प्रश्न करेंगे, पूरे सिलेबस का निचोड़ रहेगा। 30 में से आप लोगों को क्या स्कोर है, सभी लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? मूल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। सभी लोग बताइएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। तो पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस अवस्था की विशेषता कहला जाती है? सभी लोग बताइए। तो आंसर हमारे पास आ चुका है और आंसर वो कहला जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्यों? कहीं ना कहीं परिकल्पना और निगमनात्मक दोनों तर्क कहता है तो बच्चा जो है जीन पियाजे की चतुर्थ अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष तक अवस्था में ही बच्चा कर पाएगा, विशेषता कहला जाएगी। इसलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। एक बच्चा तर्क देता है कि हिंज को दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये यदि वह पकड़ा गया तो उसके जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था में? यदि कोई बच्चा तर्क दे आप मेरे लिए करें वह मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन यहाँ पे यह दे रहा कि हिंज को दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि यदि वह पकड़ा गया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था में आ जाएगा? तो कहीं ना कहीं जेल भेजना एक दंडकारिता पे आता है, दंड पे आ जाता है, तो जेल भेजना एक दंड कहला जाएगा। इसलिए दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कोहलबर्ग के जो अब स्तर दिए गए हैं इनके चारों स्तरों को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। 3 स्तर दिए गए हैं, तीनों स्तरों में 6 चरण होते हैं। 6 चरणों को समझना आसान हो जाता है क्योंकि सारे ए टू जेड बिलोंग करते हैं कि आपका प्रश्न और ऑप्शन बिल्कुल ए टू जेड मिलते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच निजी वाक्य क्या है? बच्चे की आत्म केंद्रितता का सूचक, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का लक्षण, जटिल कार्यों के दौरान स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने का एक साधन या वयस्कों के अनुकरण का एक तरीका। सभी बताइएगा। जी हाँ, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों लेव वाइगोस्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच निजी वाक्य का क्या अर्थ हो जाता है? तो निजी वाक्य जिसमें निज भाषा निजी संवाद हो उसे हम कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? वह हो जाएगा जटिल कार्यों के दौरान स्वयं के व्यवहार को निर्देशित और करने का एक साधन कहला जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर बेहतरीन प्रश्न है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर सिस्टर सभी कमेंट कीजिएगा। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार अस्तित्ववादी बुद्धि से क्या तात्पर्य है? सभी लोग बताइए। गणितीय पहेलियों को हल करने की क्षमता, जीवन के अर्थ और मृत्यु जैसे गहरे प्रश्नों पर विचार करने की क्षमता, संगीत के लय को समझने की क्षमता या जानवरों और पौधों के बीच अंत करने की क्षमता। सभी बताइए। तो गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार अस्तित्ववादी जो बुद्धि से तात्पर्य क्या होता है? सभी लोग बताइए, इससे तात्पर्य क्या होगा? अस्तित्ववादी बुद्धि की विशेषता और इससे तात्पर्य क्या हो जाता है? इससे तात्पर्य दोस्तों होता है जीवन के अर्थ मृत्यु जैसे गहरे प्रश्नों पर विचार करने की क्षमता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? कि वह क्षेत्र जहां बच्चा बिना किसी सहायता के सब कुछ कर सकता है, वह अंतर जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो वह सहायता के आधार पर कर सकता है, या विकास का वह चरण जहां सीखना समाप्त हो जाता है, या बच्चे बुद्धि मापने की एक निश्चित पैमाना है। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ, कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के बारे में जो कथन हमारा सही दिया गया है वह कथन यह है कि वह अंतर जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो वह सहायता के साथ कर सकता है।
ठीक है, बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का आधार है। अब प्रगतिशील शिक्षा के बारे में एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 1 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का आधार इसमें पूछा जा रहा है। तो प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य आधार क्या होता है, करके सीखना, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, और लोकतांत्रिक वातावरण। बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ क्लियर हो गई। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट लग रहा है बिल्कुल कमेंट करते रहना है, फीडबैक करते रहना है, क्योंकि एग्जाम को फतेह करना है तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास मॉडल में इनेक्टिव रिस्पॉन्सेशन सक्रिय प्रतिनिधित्व किससे संबंधित होता है। चित्रों के माध्यम से सीखना, प्रतीकों के माध्यम से सीखना, शारीरिक क्रिया और अनुभव के माध्यम से सीखना, या अमूर्त चिंतन के माध्यम से सीखना। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास मॉडल में सक्रियता प्रतिनिधित्व किससे संबंधित होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल। यह क्रियाओं, गतिविधियों और शारीरिक क्रियाओं से, शारीरिक क्रिया अनुभव के माध्यम से सीखना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान की क्षमता का अर्थ क्या है। तथ्यों को याद करने की क्षमता, अपनी स्वयं की चिंतन और सीखने की प्रक्रियाओं की निगरानी और नियमन करना, दूसरों के व्यवहार का सटीक अवलोकन करना, या तीव्र गति से गणितीय गणना करना। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं, जब भी अधिसंज्ञान की बात की जाए, मेटाकॉग्निशन की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं सोच और चिंतन की बात आती है, अर्थात अपनी स्वयं के चिंतन, सीखने की प्रक्रियाओं की निगरानी और नियमन करना इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है कि समावेशी कक्षा में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, इसे हम IEP बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं और सामर्थ्य के आधार पर शिक्षण योजना तैयार करना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन देने वाला है, हर प्रश्न अपने आप में 1 नंबर देने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिफेलोकाउडल इसके फोल्डिंग यानी पार्ट की अवधारणा में शामिल क्या होता है। सभी लोग बताइएगा। इसके फोल्डिंग पार्ट की अवधारणा में शामिल है बच्चे को कार्य के दौरान दी जाने वाले अस्थायी सहायता, बच्चे को दंड देना, बच्चे के काम को शिक्षक द्वारा पूरी तरह से कर देना, या बिना किसी निर्देशन के बच्चे को छोड़ देना। तो आप सभी लोग जानते हैं, सोचिए आपकी नियुक्त हो गई और आप शिक्षक बन गए, अध्यापक अध्यापिका बन गए, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपके सामने DM आते हैं स्कूल में, आपके विद्यालय में DM आते हैं और पूछते हैं कि बताइए इसके फोल्डिंग या पार्ट जो होता है इसकी अवधारणा में क्या शामिल होगा। इसके उदाहरण मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। मुख्य रूप से तत्व जो शामिल होते हैं वह अस्थायी सहायता हो सकता है, कार्य का विभाजन हो सकता है, निकटवर्ती विकास क्षेत्र हो सकता है, मॉडलिंग प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा बच्चे को कार्य के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता को ही इसके फोल्डिंग कार्य की अवधारणा शामिल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संवेग, इमोशन और संज्ञान के बीच संबंध के बारे में जजोग का क्या मानना था। तो जजोग का मानना था वह पूरी तरह स्वतंत्र है। संवेग और संज्ञान के बीच संबंध के बारे में दोनों पूरी तरह से स्वतंत्र है। किसका मानना है, जनजोग का मानना है। प्रश्न आ गया कि संवेग और संज्ञान के बीच संबंध पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसने कहा, जजोग ने कहा। दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है, आपसे बनना चाहिए, क्योंकि TT एग्जाम को फतेह करना है, एग्जाम में सिलेक्शन पाना है। आपका प्रत्येक का प्रश्न कमेंट आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से प्रभावित होता है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ खींचना। ग्राफ हम खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, किसके द्वारा खींचेंगे, ये कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी। ग्राफ खींचना कहीं ना कहीं लेखन और सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण हो जाएगा। डिस्ग्राफिया मतलब लेखन संबंधी, सूक्ष्म गामक कौशल की बात आती है। सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं, प्यारा सा प्रश्न, अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता के 4P मॉडल में कौन सा शामिल नहीं है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है।
कि सृजनात्मकता में 4P मॉडल में कौन सा शामिल नहीं है। पहली बात तो समझिए सृजनात्मकता के 4P मॉडल है क्या चीज़। कई बार पूछा जाता है 4P मॉडल के बारे में, इनके बारे में जानना चाहिए। इसमें व्यक्ति होता है, प्रक्रिया होता है, उत्पाद होता है, लेकिन पुरस्कार इस पर नहीं होता है। ठीक है, सृजनात्मकता के 4P मॉडल कौन कौन से हैं, यह भी प्रश्न आ सकता है। तो 3 तो हमें पता चल गए कि व्यक्ति हो गया, पर्सन हो गया, प्रोसेस हो गया, प्रोडक्ट हो गया। एक होता है कौन, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद हो गया, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, पर्सन मतलब व्यक्ति हो गया, और एक होता है प्रेस या इन्वायरमेंट, जिसे हम परिदृश्य या वातावरण बोलते हैं। पुरस्कार नहीं, इन्वायरमेंट या प्रेस होता है। यह माहौल को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति रचनात्मकता का उपयोग करते हैं। सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक वातावरण में इसमें शामिल होते हैं। संक्षेप में जान लीजिए, सृजनात्मकता एक पर्सन, व्यक्ति द्वारा प्रोसेस, प्रक्रिया के माध्यम से प्रेस अर्थात वातावरण में किया गया प्रोडक्ट उत्पाद होता है। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आइए बढ़ते हैं अब आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रयोग में सुल्तान अर्थात चिंपांजी ने समस्या का समाधान कैसे किया। धीरे धीरे अभ्यास करके, अचानक आई समझ के माध्यम से, केवल नकल करके, या भय के कारण। तो केवल भय, अचानक भी समझ नहीं आती है कि अचानक समझ आ जाएगी। सभी लोग बताइए इसमें क्या सही होगा। 2 ऑप्शन बचे हुए आपके स्क्रीन पर। कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रयोग में सुल्तान चिंपांजी ने समस्या का समाधान कैसे किया। धीरे धीरे अभ्यास करके, अचानक आई समझ के माध्यम से। 2 ऑप्शन तो नेगेटिव निकल गए, बचते हैं 2 ऑप्शन। तो यहाँ पे आ जाइए, अचानक आई समझ। ये पॉइंट हमें याद रखना है। क्या हमें याद रखना है, अचानक आई समझ, ये चीज़ आप याद रखिए। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, कई बार इससे प्रश्न आया हुआ है, इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना और फीडबैक करना है। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्री बुद्धि सिद्धांत में कौन सा घटक शामिल नहीं है। तो त्रितंत्री बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, स्टर्नबर्ग ने दिया। ये चीज़ क्लियर हुई। इसमें कौन से घटक शामिल होता है ये जानना जरूरी है। तो इसमें आपका विश्लेषणात्मक शामिल होगा, रचनात्मक होगा, व्यवहारिक होगा। शारीरिक गतिविधि इसमें शामिल नहीं होता है। इसमें यही पूछा गया कौन सा घटक शामिल नहीं होगा, तो शारीरिक गतिविधि शामिल नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन को हमें सही कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। सेल्फ इफिकेसी, आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। ये भी कई बार पूछा गया है। आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो एक याद देखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा। जब भी आत्म प्रभावकारिता की बात करें, सेल्फ इफिकेसी की बात है, अल्बर्ट बंडूरा आपकी जुबान पर, आपके दिमाग पे, माइंड की मेमोरी पर सेव होना चाहिए। अगला, एक बच्चा कहता है यह हवा मेरे पीछे भाग रही है। पियाजी के अनुसार यह चिंतन क्या कहलाएगा। अक्सर बच्चा क्रिएटिव माइंड होते, बोले हवा मेरे पीछे आ रही है, भाग रही है, मतलब बच्चा दौड़ रहा है, पीछे हवा चल रही, तो बच्चा कह रहा है हवा जो है मेरे पीछे चल रही है। तो जीन पियाजे जी के अनुसार जो चिंतन होगा, बच्चे का जो चिंतन है, प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं जीववाद पे आ जाएगा। किसमें आएगा, जीववाद पे आ जाएगा। जीववाद और स्कीमा 2 एक ऐसे शब्द है जहाँ से पियाजे जी से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सीसी में व्यापक पक्ष का अर्थ क्या होता है। सीसी तो सभी लोग जानते हैं, इससे एग्जाम में प्रश्न तो रखा हुआ है, 1 नंबर का आएगा ही आएगा। सीसी हो गया, आरटी एक्ट 2009 हो गया, एनसीएफ 2005 हो गया। तो सीसी में व्यापक पक्ष का अर्थ क्या होता है। इसमें जो व्यापक पक्ष का अर्थ होता है वह एक ही होता है, और वह होता है संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों पक्षों या दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। किसमें, दोनों, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। आइए समझते हैं अगला प्रश्न। समावेशी शिक्षा में बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, बाधा मुक्त वातावरण से तात्पर्य क्या होता है। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, बाधा मुक्त वातावरण से तात्पर्य होता है साथियों कि भौतिक मानसिक बाधाओं को हटाना, ताकि हर बच्चा सीख सके। क्या क्या हटाना है, भौतिक मानसिक बाधाओं को हटाना, ताकि हर बच्चा सीख सके, हर बच्चा आगे बढ़ सके। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार स्कीमा क्या है। मैंने बताया ना, स्कीमा इससे एग्जाम में आता है प्रश्न, 1 नंबर रखा हुआ है। कोई भी प्रश्न पूछा जाए स्कीमा से रिलेटेड पूछा ही जाएगा। तो पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं, कई बार बता चुका हूँ, क्लास में भी बता चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट में भी बता चुका हूँ।
इसका तात्पर्य होता है सूचनाओं के संगठित पैकेज जो मानसिक संरचना का निर्माण करते हैं। और हमारी टॉपर नोट्स आ चुकी। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत कर देगी, दृढ़ कर देगी। तो दृढ़ता के साथ तैयारी करिए, टॉपर नोट्स आज ही मंगवाइए, व्हाट्सएप कीजिए। अगला प्रश्न है वाइगोस्की के अनुसार मोर नॉलेजेबल अदर MKO कौन हो सकता है? देखिए MKO मोर नॉलेज अदर कौन होगा? केवल शिक्षक, केवल सब नेगेटिव, केवल माता पिता नेगेटिव हो गया, केवल तो 3 चीज़ें नेगेटिव निकल गई, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा जब एक ही ऑप्शन बचता है। हमें ऑप्शन नहीं पता, आंसर कुछ भी नहीं पता, फिर भी हम सटीक और सही आंसर लगा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा जिसे उस विषय का अधिक ज्ञान हो उसको हम MKO बोलेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के दौरान होने वाला मुख्य द्वंद्व कौन सा होता है? किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था कहलाती है। और आपको पता है किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था 3 अवस्थाओं से 2-3 प्रश्न आते हैं। तो तीनों अवस्थाओं को लेकर टॉप 50 या टॉप 100 हम लेकर अवश्य आएंगे, क्योंकि तीनों अवस्थाओं का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, इनकी MCQ क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के दौरान होने वाला जो मुख्य द्वंद्व होता है, द्वंद्व बहुत होते हैं लेकिन मुख्य द्वंद्व होता है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम किसमें होता है? किशोरावस्था के दौरान। किसके अकॉर्डिंग? एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सोशल लर्निंग थ्योरी, इसके अनुसार मॉडलिंग की प्रक्रिया के 4 चरण कौन होते हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके जो 4 चरण होते हैं, पहला होता है ध्यान करना, फिर प्रतिधारण करना, फिर पुनरुत्पादन करना और लास्ट में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। अभिप्रेरणा लास्ट में होगा, ध्यान पहले होगा, या आप चीज़ में माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है, रिमाइंड कर लेना है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि बुद्धिमापन के स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बुद्धिमापन का प्रयोग किसने किया? परीक्षण स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण स्टैनफोर्ड ने किया। ये किस लिए किया जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो यह संज्ञानात्मक योगात्मक अर्थात IQ मापने के लिए किया जाता है। संज्ञानात्मक योग्यता IQ मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन विभेदित निर्देश का अर्थ क्या होता है? इंस्ट्रक्शन विभेदित निर्देश, इसका जो अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग होता है, कहीं ना कहीं एक ही कक्षा में बच्चों के विभिन्न सीखने की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हो जाता है। आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंधित एक प्रश्न आएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? केवल अंक आधारित तो केवल निगेटिव होगा। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति रिकॉर्ड ये हो सकता है। केवल शिक्षक द्वारा ये निगेटिव हो गया। वर्ष के अंत में एक बार, तो एक बार होना ये निगेटिव हो गया। तो बचता क्या है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति कार्ड, यानी बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का स्वरूप 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति कार्ड के रूप में होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संरचनावाद के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? तो ज्ञान का निर्माण एक ही चीज़ होगा, सभी लोग जानते हैं कि छात्र द्वारा सक्रिय अन्वेषण और पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण होता है। भाई जो आपने पूर्व में सीखा, पढ़ा, जांचा, उसी का आपको अनुभव प्राप्त होगा। उसी अनुभव के अकॉर्डिंग आप सारे ऑप्शन को करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे उसी प्रकार से। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी ने विद्यालय को क्या माना? पहले पूछा जाता था कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, आप बताते थे जॉन डीवी है। लेकिन अब क्या पूछा जाएगा? प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी हैं, लेकिन उन्होंने विद्यालय को क्या माना? इन्होंने विद्यालय को क्या माना? एक सामाजिक संस्थान और जीवन स्वयं माना। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। और अगला प्रश्न भी बेहतरीन बेमिसाल प्रश्न आ चुका है। सिलेक्शन देने वाला प्रश्न है, नंबर बढ़ाने वाला प्रश्न है, स्कोर को अपग्रेड करने वाला प्रश्न है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग का उपयोग करता है प्रगतिशील छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए, सीखने की कमियों के अंतराल को दूर करने के लिए, केवल अनुशासन बनाने के लिए या नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए। केवल नेगेटिव हटा दीजिए। अब आप खुद सोचिए, आपकी नियुक्त हो गई है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन चुके हैं। तो एक शिक्षक यानी आप अपनी कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग कब करेंगे? आप अपनी कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग कब करेंगे? जब सीखने की कमियों को अंतराल दूर करना हो, सीखने की कमी और अंतराल को दूर करना हो, तब आप उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग करेंगे।
इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में सेफेलोकाउडल यानी शीर्षाभिमुख नियम का अर्थ क्या होता है? कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, या विकास अनियमित होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में सेफेलोकाउडल शीर्षाभिमुख का जो नियम है, जो अर्थ है, वह क्या हो जाता है कि विकास सिर से पैर की ओर हमेशा होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये हमने टॉप 30 क्वेश्चन किया, पूरे समस्त सिलेबस का निचोड़ लेकर आते हैं। डेली क्लासेज होती है, डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं, प्रैक्टिस पेपर करते हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर कर सके, आपके स्कोर को अपग्रेड कर सके, बेहतर कर सके। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए टॉप 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए, आपका कितना स्कोर आया। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं, क्लासेज को ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतरीन कीजिए, ताकि आपका सपना साकार हो सके, आपके माता पिता का सपना साकार हो सके, और मेहनत जारी रखिए। मेहनत करते रहेंगे तो वादा है आपके सारे सपने साकार होंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए, जागृत करिए, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समय राजा को रंक बना सकता है और रंक से राजा बना सकता है। तो आपको रंक से राजा बनना है, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। तो सोचिए, आप टीचर हैं, आप अध्यापक अध्यापिका हैं, और आप बन जाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी का। मिलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले सेशन पर, अगले क्वेश्चन पर, अगले प्रैक्टिस सेट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का। हो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो।